हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिग्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें हमने फर्स्टली यहाँ पे डिस्कस किया था कि बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली होता क्या है, और उसके बाद हमने सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन किया था। और सैमुअल्सन की इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्रिटिस करते ही हिग्स ने थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली किस तरह से होता है इसे एक्सप्लेन किया है। और आगे जाके और भी कई यहाँ पे थ्योरीज जो है काल्डर का है, केन्स के है, और उसके बाद गुडविन्स के भी यहाँ पे बिजनेस साइकिल किस तरह से वर्क करते हैं, ये आने वाली वीडियो में हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जो हिग्स ने दिया हुआ थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है यही हम देखेंगे। इस थ्योरी को हम हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल या हिग्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं। हिग्स का थ्योरी ये डेवलप होने की यही वजह थी, जहाँ पे सैमुअल्सन की थ्योरी जो बिजनेस साइकिल को उन्होंने दिया था, जिसे उन्होंने ट्रेड साइकिल या हम कहें बिजनेस साइकिल के 5 टाइप्स उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, जहाँ पे साइकोलॉजियस पाथ, डैम्प साइकिल, कांस्टेंट साइकिल, एक्सप्लोसिव साइकिल और साइकोलॉजियस एक्सप्लोसिव अपवर्ड पाथ, इस तरह के 5 टाइप्स यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हैं। और उनकी ड्यूरेशन किस तरह से है इसके बारे में सैमुअल्सन फेल होते हैं, और उनमें जो उनका साइकोलॉजियस पाथ और साइकोलॉजियस एक्सप्लोसिव अपवर्ड पाथ, इनमें फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, बट और कांस्टेंट जो साइकिल होते हैं ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर कांस्टेंट ये कंडीशन ही नहीं होती है। इस तरह से कई यहाँ पे इकोनॉमिक्स और मोस्ट ऑफ यहाँ पे हिग्स ने सैमुअल्सन के बिजनेस साइकिल को क्रिटिस करते हुए ही ये हिग्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को डेवलप किया था। इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस ये हमें बताती है कि यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो होता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो एक लेवल पे वर्क करता ही है, बट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही एक्सेलरेटर को यहाँ पे फ्लक्चुएशन इकोनॉमी के अंदर देने की जो कैपेसिटी होती है, ये एक्सेलरेटर को ही वर्क करने की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन हाई लेवल के दिखाई देते हैं। जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हिग्स ने सीलिंग और लो लिमिट, जो लोअर लिमिट में किस तरह से इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन एक कौन से लिमिट तक नीचे तक जा सकती है, और किस तरह से हाई लेवल तक यहाँ पे सीलिंग को यहाँ पे टच करती हुई इस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे हिग्स ने दिया है। जहाँ पे हम आगे जाके इस डायग्राम के साथ इनकी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बिजनेस साइकिल का, कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हिग्स ने मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ही फ्लक्चुएशन इकोनॉमी के अंदर आते हैं। और उसी के साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो ग्रोथ होता है इकोनॉमी के अंदर और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन सिप और सिप यहाँ पे मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वजह से ही इकोनॉमी के अंदर आते हैं। इस तरह से हिग्स अपने इस थ्योरी में इम्पोर्टेंट रोल इन दोनों को देते हैं। उसी के साथ हिग्स कहते हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर अप एंड डाउन ये सिचुएशन जो आती है, ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जहाँ पे हाई लेवल पे जो सीलिंग को टच करती हुई इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं, ये उस कंट्री की जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल हो, वेजेस हो, लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों का प्रोडक्शन लेवल हो, कंजम्पशन हो, ये सब हाई लेवल पे हो जाता है। इन्वेस्टमेंट भी हाई लेवल की हो जाती है, बट जो लो लेवल की इन्वेस्टमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट में जाती है, तब कंडीशन किस तरह से होती है और किस तरह से फिर वो रिकवरी करने के आगे जाती हुई दिखाई देती है, जो हिग्स अपने इस कॉन्सेप्ट में हमें बताते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे हिग्स बताते हैं, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का किस तरह से इम्पोर्टेंट है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल होता है। जहाँ पे इन दोनों की वजह से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाती हुई दिखाई देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हिग्स ने दिया है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे फ्लक्चुएशन
क्रिएट करने में हेल्पफुल होती है, जो इकोनॉमी के अंदर चेंजेस हमें हाई लेवल के दिखाई देते हैं। तो देखें तो बेसिकली ये हिग्स का दिया हुआ जो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है, तो ये थ्योरी हमें दी है सर जॉन रिचर्ड हिग्स, जिसे हम JR हिग्स के नाम से मशहूर इकोनॉमिक्स मानते हैं, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। उनका बॉर्न 1904 और उनकी डेथ यहाँ पे 1989 में हुई थी। और इसी के साथ JR हिग्स जो कंसिडरेट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स ऑफ दिस द 20th सेंचुरी के एक महान इकोनॉमिक्स 20th सेंचुरी के माने गए थे। प्रोफेसर हिग्स जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रोल उनकी फील्ड जो इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, और इसके वजह से ही उनको अवार्ड जो मिला है नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस, जो 1972 में उन्हें दिया गया था। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो इम्पोर्टेंट जो इतने दिए हैं वो है ISLM मॉडल, जो कैपिटल थ्योरी को इम्पोर्टेंट देती थी। कंज्यूमर थ्योरी में हम जिस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानते हैं, जो मार्शल ने दिया हुआ कंज्यूमर सरप्लस, उसके आगे जाके फिर यहाँ पे हिग्स ने जो हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से होता है, मेन उन्होंने दिए जो 4 कॉन्सेप्ट जो कंज्यूमर के ये इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर देते हैं। उसी के साथ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। वेलफेयर थ्योरी, इंड्यूस इनोवेशन, इन सभी में उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है ये हमें दिखाई देती है कि हिग्स किस तरह के यहाँ पे ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स में बने हुए थे। उसी के साथ हमें पता चलता है उनकी फेमस बुक जो रही है वैल्यू एंड कैपिटल, जो 1939 में पब्लिश हुई थी, और जो बिजनेस साइकिल के बारे में जो उनकी जो यहाँ पे जो हमें मिलता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें उनकी बुक कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल जो 1950 में ये बुक पब्लिश हुई थी, इसमें से ही हमें ये थ्योरी मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे जो थर्ड बुक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, जो कैपिटल एंड ग्रोथ, जो 1965 में पब्लिश हुआ था। इस तरह से यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लाइफ के बारे में इकोनॉमिक्स को लेके, ये इन शॉर्टली यहाँ से हिग्स ये थ्योरी हमें देती है। प्रोफेसर हिग्स इनकी ये जो थ्योरी है बिजनेस साइकिल की, ये मेनली 4 यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल पे ही बेस करती है। तो ये प्रिंसिपल 4 टाइप्स के हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर, थर्ड हेरोडामर मॉडल, जहाँ पे उन्होंने वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया। सैमुअलसन का जो इंटरेक्शंस ऑफ द बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, इन 4 यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मिलाकर और इनका मिक्सअप हम कहें कि इस थ्योरी में, या हम कहें हिग्स जो अपने इस कॉन्सेप्ट में इन चारों पिलर को इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, और इनके बेस पे ही उनका इस कॉन्सेप्ट जो बिजनेस साइकिल का ये वर्क करता है। यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर सेविंग इज इक्वल इन्वेस्टमेंट इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लायर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जेम केन्स ने इसे दिया था, इसका भी इम्पोर्टेंट इस कॉन्सेप्ट में दिया जाता है। तो ये फर्स्टली जो है मल्टीप्लायर एग्जैक्टली किस तरह यहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे जेम केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को हमें दिया था, जहाँ पे उनका कहना था कि जो सेविंग है, ये सेविंग जितनी होगी यही सेविंग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जितनी सेविंग अवेलेबल है ये पूरी की पूरी जहाँ पे नेशनल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है इज़ इक्वल होता है, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ये किस तरह से रोल उस नेशनल जीडीपी उस कंट्री की यहाँ पे ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है, इसी को ही यहाँ पे मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो मल्टीप्लायर का एग्जैक्टली कहना है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट शोइंग द इफेक्ट टू द चेंज इन द टोटल नेशनल इन्वेस्टमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। यहाँ पे के ये प्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को, इज इक्वल 1/1 माइनस MPC। ये हमें कहता है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से यहाँ पे लोगों की या हम कहें उस कंट्री की इनकम में जो चेंज आएगा, इसी को ही हम मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर उस कंट्री में
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अगर हम मान लेते हैं एक स्टेडी यहाँ पे जो इकोनॉमी स्टक हुई हुई है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, जहाँ पे लोगों का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोगों को वेजेस मिलेंगे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन करेंगे, लोगों फिर डिमांड करेंगे और उसके साथ साथ फिर नेशनल जीडीपी पे भी यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इन शॉर्टली हम कहें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में जब चेंज आता है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लायर किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में जो चेंज आया इसे ही मल्टीप्लायर कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके बतौर यहाँ पे 200 यहाँ पे जो इनकम में चेंज आया 200 करोड़ का, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 गुना यहाँ पे मल्टीप्लायर कई फोल्ड से यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है इसे ही यहाँ पे मल्टीप्लायर कहते हैं। तो उसी के साथ जो एक्सेलरेटर है ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इसका रोल इम्पॉर्टेंट देता है, जहाँ पे एक्सेलरेटर इफेक्ट सजेस्ट दैट द स्मॉल चेंजेस इन द नेशनल आउटपुट कैन ट्रिगर अ लार्जर चेंज इन द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे कंजप्शन में चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो इसका रिजल्ट यहाँ पे एक्सेलरेटर यहाँ पे उस कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। मीन्स यहाँ पे लोगों के कंजम्पशन में चेंज आने की वजह से जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, यही से ही जब लोगों की कंजम्पशन में चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। तो एग्जैक्टली ये कंजम्पशन ही यहाँ पे कहता है कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। लोगों की डिमांड बढ़ती हुई देख के जहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी को ही यहाँ पे एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे वी प्रेजेंट करता है एक्सेलरेटर। तो यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, तो यहाँ पे 100 करोड़ यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज आने की वजह से 300 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर 3 गुना 3 फोल्ड यहाँ पे चेंजेस होता है, तो इसी को ही एक्सेलरेटर कहा जाता है। थर्ड यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट देता है इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये वर्क करता है कि जहाँ पे सैमुअलसन ने अपने जो कॉन्सेप्ट में बिजनेस साइकिल के अंदर उन्होंने जो कंजम्पशन फंक्शन लिया था, वो कंजम्पशन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, जहाँ पे सी टी यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन जो करंट टाइम पीरियड का है इज इक्वल CA प्लस C YT-1। तो यहाँ पे ये हमें क्या कहता है, तो ये हमें कहता है जो कंजम्पशन यहाँ पे जो होगा ये किस तरह से होगा, जो प्रीवियस ईयर में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें से जो इनकम हमें मिला है यही इस टाइम पीरियड के अंदर करंटली हम यहाँ पे कंजम्पशन करेंगे। तो हमारा प्रीवियस मंथ का जो वर्क होता है वर्क बेस पे ही आज के जो करंटली जो मंथ है इसमें मिलने वाला जो हमारा जो वेजेस है या हम कहें हमारी जो सैलरी है, इस सैलरी से ही आज के हम कंजम्पशन को यहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सैमुअलसन ने कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे वो कहते हैं कि CT क्या है, कंजम्पशन है करंट टाइम पीरियड का, और CA है ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो इसमें जो C दिया गया है ये कहता है कि MPC मीन्स होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जहाँ पे लोग कंजम्पशन करने की जो कैपेसिटी है या हम कहें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से होगा, इसी को ही यहाँ पे MPC कहा जाता है। और ऑब्वियसली YT-1 जो प्रीवियस ईयर का जो नेशनल इनकम है ये क्या होगा, जो हमारे लास्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से हमने जो अचीवमेंट किया है नेशनल इनकम, इसे ही YT-1 कहा जाता है। जो कंजम्पशन फंक्शन को इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे जो सैमुअलसन का इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देता है। और जो लास्ट यहाँ पे है जो हेरोडोवर मॉडल, इनमें जो हमें देते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट को का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो मॉडल दिया था, इसमें जो उन्होंने एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है इसे एक्सपेक्ट करते हैं और जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट हुआ और जिस
हम जिस तरह से इन्वेस्टमेंट से हम अचीव करने वाली जो नेशनल इनकम है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हमने अचीवमेंट किया है, जो एक्चुअली मिला है, इसी ही एक्चुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल जो ग्रोथ रेट है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से हमारा नेशनल ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। अगर 5% हमारा पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो उसी तरह से हमारा जो ग्रोथ रेट है ये भी 5% बढ़ना चाहिए। तो इसी को ही यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट माना जाता है। और लास्ट जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये हमें जो कहता है कि जहाँ पे हमारा सेविंग है, ये जितनी हमारी पास सेविंग है ये पूरी की पूरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यही यहाँ पे उस कंट्री की जो जीडीपी है इसको ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इम्पोर्टेंट यहाँ पे उनकी रेट बढ़ती है। इसी से यहाँ पे जो वारंटेड ग्रोथ रेट यहाँ पे जो हैरोडोमर के मॉडल में हमें मिला था, इस कॉन्सेप्ट को वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे फोर्थ पिलर के साथ यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हिग्स के फोर्थ यहाँ पे जो पिलर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था मल्टीप्लायर का, उसी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर, थर्ड हैरोडोमर मॉडल, फोर्थ सैमुअल्सन इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर। इन चारों पिलर को इम्पोर्टेंस देते हुए ही हिग्स ने अपना बिजनेस साइकिल एक्सप्लेन किया है। प्रोफेसर हिग्स की दी हुई जो बिजनेस साइकिल थ्योरी है इसे समझने के लिए पहले हमें यहाँ पे उनके दिए हुए अजम्पशन किस तरह से है और किस तरह से उनके जो यहाँ पे पॉइंट्स है इस पॉइंट पे ही बेस करती है उनकी बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ जो यहाँ पे फर्स्टली अजम्पशन है उन्होंने माना है कांस्टेंट मल्टीप्लायर वैल्यू। यहाँ पे मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है यहाँ पे कांस्टेंट है, एक ऐसी सीमित लिमिट पर ही यहाँ पे वर्क करती हुई हमें दिखाई देती है। सेकंड बनता है कांस्टेंट एक्सेलरेटर वैल्यू। यहाँ पे एक्सेलरेटर का वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, जो फिक्स हमें एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि जो मल्टीप्लायर का वैल्यू और एक्सेलरेटर का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट जो फिक्स रेट का वैल्यू यहाँ पे मानते हैं। थर्ड यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन है ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वर्किंग कंटिन्यूस। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हिग्स मानते हैं कि जो बेस लेवल होता है जहाँ पे एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर वर्क करने से पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपने एक ऐसी बेस लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लेवल पे किया जाता है जिसके बेस पे ही मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर यहाँ पे आगे जाके वर्क करता है। फोर्थ यहाँ पर हमारा एग्जम्पशन बनता है जो कहता है ग्रोथ डिपेंड ओनली ऑन चेंज इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे किसी भी कंट्री की जो यहाँ पे ग्रोथ होगी ये डिपेंड करती है ओनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो बेस लेवल है। यहाँ पे जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो जाके यहाँ पे फ्लक्चुएशन यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर आते हुए जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर वर्क करेंगे, जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को आगे जाके यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। फोर्थ हमारा अजम्पशन यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पे अजम्पशन हमारा कहता है कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी सिचुएशन क्रिएट करती है, जहाँ पे प्रोग्रेस करता हुआ जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बाद इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरी जो सेविंग है ये सेविंग कन्वर्ट की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे माना जाता है टाइम लाइक सिचुएशन क्रिएट करती है, जहाँ पे इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपना रोल निभाती है, फिर आगे जाके यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपना रोल निभाती है। तो इन दोनों का जो प्रोसेस होता है इन दोनों के बीच में एक टाइम लाइक सिचुएशन आती है, जहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप जहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का होगा, तो इन दोनों के बीच में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन दोनों का जो वर्किंग टाइम पीरियड होगा इनमें एक लैग सिचुएशन आएगी। और लास्ट हमारा अजम्पशन यहाँ पे कहता है कि जो अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यहाँ पे उन्होंने हिग्स अपने इस कॉन्सेप्ट में जहाँ पे अपर लेवल और लोअर लिमिट इस सिचुएशन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे अपर का सिचुएशन यहाँ पे सीलिंग को टच करता हुआ एक्सप्लेन करते हैं, तो लोअर लिमिट जो एक
थ्रोट जो इस सिचुएशन को यहाँ पे बेस लेवल एक इकोनॉमी की फ्लक्चुएशन किस यहाँ पे लो लेवल तक जा सकती है, इन दोनों को एक्सपेंशन उन्होंने एक्सप्लेन अपने इस कॉन्सेप्ट में किया है। तो चलते हैं इस डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं कि जहाँ पे हिग्स ने अपनी बिजनेस साइकिल को किस तरह से यहाँ पे चेंज किया है, और जो सैमुअलसन का जो यहाँ पे बिजनेस साइकिल है, इनको यहाँ पे उन्होंने 5 टाइप्स के उन्होंने जो सैमुअलसन ने दिए हुए बिजनेस साइकिल है, इसको उन्होंने क्रिटिस करते हुए एक ऐसी बिजनेस साइकिल को इम्पोर्टेंट दिया जहाँ पे हमारा जो बिजनेस साइकिल का जो हमने एक्चुअल जो बिजनेस साइकिल का जो फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन किस तरह से होता है, इसी को ही बेस करते हुए और उसमें मॉडिफाई करते हुए उन्होंने अपना ये हिग्स का यहाँ पे बिजनेस साइकिल का मॉडल में उन्होंने ये डायग्राम दिया है, जहाँ पे उन्होंने फ्लक्चुएशन किस तरह से एक ही डायग्राम के अंदर एक 4th लेयर जो होते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, लोअर इक्विलिब्रियम पाथ और अपर लिमिट, इस सिचुएशन में यहाँ पे इन से ही गुजरती हुई जो बिजनेस साइकिल का यहाँ पे फ्लक्चुएशन किस तरह से होता है, यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम पीरियड को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, तो वाई एक्सिस यहाँ पे आउटपुट और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे ए जो लाइन यहाँ पे दी गई है, ये हमें एक्सप्लेन करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एल यहाँ पे लोअर लिमिट, ई यहाँ पे इक्विलिब्रियम पाथ और एफ यहाँ पे अपर लिमिट सिचुएशन को हमें प्रेजेंट करता है। और जो P0 से जो स्टार्ट होता हुआ P1, P2, P3, P4, P5, ये जो कर्व हमें जो दिया जाता है, जो फ्लक्चुएशन करती हुए अप एंड डाउन यहाँ पे जो हमें दिखाई देता है, यह हमारा बिजनेस साइकिल का जो कर्व है, ये हमें एक्सप्लेन करता है, जो किस तरह से अप एंड डाउन से किसी इकोनॉमी को किस तरह से ग्रोथ मिलती है और किस तरह से उनमें जो चेंजेस आएंगे, फ्लक्चुएशन आने वाली जो कंडीशन हमें एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे फर्स्टली जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेस करती है, और इन्होंने कहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे बेस लेवल पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उस कंट्री की हर सिचुएशन में किए जाने की प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूसली हो जाती है, जहाँ पे उसके आगे जाके फिर मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे हम फर्स्टली हम देखें कि हमारा जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो पाथ है, यहाँ पे हमारा जो कर्व है ये P0 से स्टार्ट होता है, और इस P0 से आगे जाने से पहले इस सिचुएशन को हम किस तरह से फेस करते हुए आते हैं, तो यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर यहाँ पे वर्क करता है। मल्टीप्लायर मीन्स यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे उस कंट्री की यहाँ पे इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लायर का वर्क किया, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से कई फोल्ड यहाँ पे मेनी फोल्ड से यहाँ पे उस कंट्री की इनकम बढ़ती है। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ही रिजल्ट होता है, जहाँ पे मल्टीप्लायर बढ़ता है। इस प्रोसेस में आने से पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, जहाँ पे अब हमारा जब मल्टीप्लायर ने वो अपना काम करने के साथ साथ यहाँ पे जब लोगों की बढ़ी हुई इनकम, जो यहाँ पे लोग कंजम्पशन जब करेंगे, इनकम तो आया, इनकम के साथ साथ लोग अपना कंजम्पशन भी करेंगे, तो कंजम्पशन के साथ वो कुछ डिमांड भी क्रिएट करेंगे। तो मार्केट के अंदर जब डिमांड क्रिएट होता है, तो ये क्रिएट हुई जो डिमांड है, इसको नज़र में रखते हुए ही जब एंटरप्रेन्योर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसी से ही इस पॉइंट को हमें अचीवमेंट होता है, जहाँ पे यहाँ पे पता चलता है कि मल्टीप्लायर ने अपना वर्क किया, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जब लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये कंजम्पशन बढ़ती हुई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पाथ में तो आ गए हैं, जो ई लेवल में हम दिखाई देते हैं P0 के साथ साथ। जब यहाँ से जब एक्सेलेरेटर और भी यहाँ पे वर्क करेगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेंगे, तो हम यहाँ से P0 से P1 जो हमारी इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन P1 देती है, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन।
जो बिजनेस साइकिल के अंदर यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, जहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों के वेज रेट बढ़ते हैं, लोगों का आउटपुट बढ़ता है, लोगों में और उस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये सिचुएशन हमें P0 से P1 की सिचुएशन यही हमें बता देती है। बट जब इसके आगे जब हम अपर लिमिट लो जो सीलिंग को जब हम टच करते हैं, तब एक ऐसे भी सिचुएशन आएगी जो यही जो है यहाँ पे हम हाईएस्ट लेवल कहाँ तक हम अचीवमेंट करेंगे, उस कंट्री की जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट है, लोगों की हाई लेवल की जो कंजम्पशन है, एक ऐसी लेवल में जाके ही रुकेगी जहाँ पे उस कंट्री की लास्ट पॉइंट जो हम कहें कि सीलिंग जो पॉइंट है, अपर लिमिट, ये P1 यहाँ पे हमें मिलता है। फिर इसी सिचुएशन को आगे लेके जाते वो सडनली नीचे नहीं आती है, ना ही डिक्लाइन करती है। एक P1 से P2 तक जाती हुई हमें इस सिचुएशन हमें बताती है कि उस कंट्री के आगे अभी ये P1 से ऊपर या सीलिंग से ऊपर, ये अपर लिमिट के ऊपर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना भी कर ले, फिर भी यहाँ पे जो अचीवमेंट है ये लास्ट यहाँ पे होने वाली जो सिचुएशन ये अपर लिमिट तक ही जा सकती है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि अभी इसी पॉइंट P1 P2 ये सिचुएशन हमें बताती है कि ये अपर जो लिमिट है, ये लिमिट आगे जाती हुई जो कंडीशन यहाँ पे P1 P2 ही तक जाएगी। फिर यहाँ से सिचुएशन को यहाँ पे डिक्लेयर करती, जहाँ पे यही सिचुएशन हमें P1 P2 जो बूम कंडीशन, जो एक पीक लेवल है इकोनॉमी के अंदर, कहाँ तक आएगा, उस कंट्री की P1 P2 यही बूम कंडीशन हमें दिखाई देती है। यहाँ पे जो P2 है, ये P2 हमें ये सिचुएशन हमें कहता है कि अब जब हमारा कर्व यहाँ पे P2 से यहाँ पे आगे जाने की कोशिश जब करता है तो ये डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे रिसेशन, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर हमें रिसेशन ये कंडीशन दिखाई देती है, जो यहाँ पे P2 से नीचे जाती हुई जो इब्रम पाथ से यहाँ पे टच करती हुई और भी ये नीचे जाएगी, तो हमें ये रिसेशन के बाद यहाँ पे डिप्रेशन की कंडीशन को यहाँ पे फेस करती हुई दिखाई देती है। तो ये इक्विलिब्रियम पाथ से जब यहाँ पे P3 का कंडीशन हमें डिप्रेशन का कंडीशन दिखाई देता है, जहाँ पे डिप्रेशन इस कंडीशन में लोगों को हम कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, या इकोनॉमी अभी पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से लॉस में जाती हुई दिखाई देती है। कई फर्म यहाँ पे लॉस करते हुए बंद भी होने की सिचुएशन में आ जाते हैं। बट ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा P3 के पॉइंट तक, जो यहाँ पे एक जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पे जो ट्रॉट हम मानते हैं, जो यही पॉइंट के बाद यहाँ पे आती हुई यही कंडीशन फिर यहाँ से ऊपर जाती हुई एक ऐसी लेवल है जो P3 P4 तक ही यहाँ पे जो लो लेवल को यहाँ पे फेस करती हुई इकोनॉमी एक ऐसी डिप्रेशन के साथ साथ कंडीशन, जहाँ पे एक ऐसी लास्ट लिमिट है जहाँ पे जो इकोनॉमी है उसका फ्लक्चुएशन, जो ग्रोथ रेट ऊपर नहीं जाता हुआ नीचे ही इस लास्ट पॉइंट तक जाता है। बट ये पॉइंट यहाँ पे और भी नीचे ए लेवल तक नहीं आएगा, क्योंकि एक बेस पॉइंट ही यहाँ पे उन्होंने माना है कि जो लोअर लिमिट है ये यही तक है P3, और P4 के बाद यहाँ पे जो लास्ट उनका जो बेस है थर्ड का, ये P3 P4 ही पॉइंट है। बट ये P4 के बाद यहाँ पे अभी इकोनॉमी रिकवरी करने को स्टार्ट कर जाएगी। फिर यहाँ पे P4 से P5 तक का जो सिचुएशन है, ये इकोनॉमी का यहाँ पे जो रिकवरी करने जितना लॉस हुआ है वो लॉस अभी लेने की कोशिश यहाँ पे रिकवरी के साथ साथ हमें P5 तक मिलता है। फिर ये P5 यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पाथ में आता है, और फिर यहाँ पे फिर आगे जाता हुआ जो अपर लिमिट जो सीलिंग है, सीलिंग को आ जाने वाला फिर ये कंडीशन, ये फिर ये साइकिल इस तरह से घूमता हुआ हमें पता चलता है, जहाँ पे एक्सपेंशन, बूम, जो पीक कंडीशन हम कहते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, थ्रोट, रिकवरी, जो ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे बिजनेस साइकिल को फर्स्टली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, यही सिचुएशन को यहाँ पे लेते हुए और सैमुअलसन का जो यहाँ पे बिजनेस साइकिल को क्रिटिसाइज करते हुए हिग्स ने जो बिजनेस साइकिल का ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है अप एंड डाउन का, इसी को ही लेते हुए उन्होंने हिग्स ने अपना बिजनेस साइकिल किस तरह से अप एंड डाउन के साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ साथ ही इस सिचुएशन में घूमता हुआ दिखाई देता है, जो बेस करता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, बट यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जहाँ पे हम देखें एक्सपेंशन
जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ P0 के साथ P1 तक जाता हुआ एक्सपेंड होता हुआ एक्सपेंशन कंडीशन, फिर P1 P2 ये बूम कंडीशन में, फिर ऐसी कंडीशन के साथ जब P2 में यहाँ पे जो रिसेशन जो डिक्लेन करेगा, P2 के साथ ये कर्व डिक्लेन करेगा तो यहाँ पे रिसेशन को स्टार्ट करता है, जो इक्विलिब्रियम पाथ में इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से नीचे जाता हुआ यहाँ पे डिप्रेशन में जाता हुआ P3 P4 को P4 P3 तक ये कंडीशन डिप्रेशन की कंडीशन दिखाई देती है, ट्रॉट का P3 P4 कंडीशन, फिर इसके बाद जितना ही इकोनॉमी में लॉस हुआ है वो रिकवरी P5 तक जाता हुआ, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर से सीलिंग को टच करने के लिए अपर लिमिट। इस सिचुएशन को यहाँ पे हिग्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस साइकिल के साथ साथ एक्सप्लेन किया है, जो एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर हिग्स ने दिए। जिस तरह से यहाँ पे हिग्स ने सैमुएल्सन के इस मॉडल को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे बिजनेस साइकिल का मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बट हिग्स के ही पॉइंट में हम देखें कि भले ही हिग्स का जो बिजनेस साइकिल है एक अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन अगर करता भी है, फिर भी यहाँ पे अदर इकोनॉमिक्स इस हिग्स के बिजनेस साइकिल पे क्रिटिसाइज करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो आगे जाके हमें और भी यहाँ पे काल्डर का जो बिजनेस साइकिल मॉडल है ये भी मिलता है, जहाँ पे काल्डर ने अपना एक अलग यहाँ पे बिजनेस साइकिल का मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि क्रिटिक्स यहाँ पे किस तरह से हिग्स के मॉडल में किए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है अजम्पशन लिया था यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर वैल्यू। यहाँ पे हिग्स ने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि यहाँ पे मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिक्स माना था, यहाँ पे उनकी वैल्यू एक फिक्स लेवल के जाके ही यहाँ पे अपना वर्क करती है, बट रियलिस्टिक ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लायर एक कई फोल्डली यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसका कई रिजल्ट मैनी फोल्ड में इकोनॉमी के अंदर दिखाई देता है, जो यहाँ पे जो फिक्स माना है ये रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट बनता है उसी तरह से जहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू यहाँ पे फिक्स माना, उसी तरह से एक्सीलरेटर का भी यहाँ पे वैल्यू फिक्स माना है, जहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट यहाँ पे एक्सीलरेटर देता है, बट ऐसा नहीं होता है। जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल के अंदर कई गुना आते हैं, जहाँ पे एक्सीलरेटर उसकी जो रिज़ल्ट है ये कई गुना मैनी फोल्ड में हमें दिखाई देता है, जहाँ पे हिग्स ने यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे वैल्यू इसकी कांस्टेंट मानी, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट है ग्रोथ नॉट डिपेंड ओनली ऑन द चेंज इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे हिग्स ने माना है कि एक बेस लेवल पे जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हर तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, बट ये डिपेंड है, उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपना रोल निभाती है, उसकी वजह से ही यहाँ पे मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर वर्क करता है, बट ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। जो यहाँ पे कई और फैक्टर भी यहाँ पे वर्क करते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर, जो फ्लक्चुएशन को यहाँ पे और भी कई मैनी फोल्ड में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट पाथ। इस सिचुएशन में कहा गया है जो लेवल जो नहीं है इंडिपेंडेंटली आउटपुट पाथ को यहाँ पे माना गया था कि जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल जब यहाँ पे अचीवमेंट की जाती है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे फिर जो लोअर लिमिट है ये यहाँ पे और अपर लिमिट इन दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट की एक्सप्लेन करने में यहाँ पे हिग्स फेल होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्सप्लोसिव साइकिल आर नॉट अ रियल कॉन्सेप्ट। जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लोसिव साइकिल को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया था, और उन्होंने कहा है कि बिजनेस साइकिल के अंदर जो सीलिंग को टच करता हुआ जो कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा है हिग्स ने, जो सीलिंग को टच करता है अपर सिचुएशन को, जो हाई लेवल को जाते ही यहाँ पे टच करता है, बट ये एक्सप्लोसिव साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है जहाँ पे सीलिंग को टच करता हुआ जो अपर लिमिट है इसे जब फ्लक्चुएशन की वजह से बिजनेस साइकिल टच करता है, इसे एक्सप्लोसिव साइकिल माना जाता है, जहाँ पे ये रियलिस्टिक नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इनवैलिड डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो डिफरेंस जो बताया गया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इनमें जो यहाँ पे साइकिल बाय साइकिल यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके बाद इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इस साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, बट ये रियलिस्टिक नहीं लगता, जहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का रोल अलग होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का रोल अलग होता है। तो इनमें डिफरेंस यहाँ पे यही बताया जाता है।
और हमारा लास्ट जो पॉइंट बनता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लोर एंड लोअर टर्निंग पॉइंट नॉट कन्विंसिंग। यहाँ पे बताया जिस तरह से गया है, जो यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पे लोअर टर्निंग का, लोअर लिमिट का और अपर लेवल का, जो यहाँ पे सिचुएशन को टच करती हुई ही इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं। और बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे इस कंडीशन में बताया जिस तरह से गया है और इकोनॉमी सर्कल का जो फ्लक्चुएशन है इन 3 लेयर के बीच में ही घूमेगा, अपर, इक्विलिब्रियम और लोअर, जो रियलिस्टिक नहीं लगता है जिस तरह से हिग्स ने एक्सप्लेन किया है। बट ये और भी नीचे भी जा सकती है, इससे टोटली इग्नोर यहाँ पे किया गया है हिग्स के द्वारा। तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।